मणिकरण जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग जी सुमित जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं। बढ़िया जी, लाइफ इज गुड। गुजरात में तो अभी बारिश होने की पूरी तैयारी है जी। तो हर एक साल का एक इवेंट आता है कि कहते हैं इंडिया में मानसून की पहचान तब होती है जब पता लगता है कि मुंबई में फ्लड्स आने वाले हैं। मानसून में देखते हैं मुंबई कैसे बिहेव करेगा। एक है आ, नहीं तो। हम भी उसी इंतजार में बैठे हैं, बरसात हो और चंडीगढ़ हरे से और हरा भरा हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खैर, अभी तो ये हफ्ते की शुरुआत कोई बहुत अच्छे नोट पे हुई नहीं है। एक बड़े अच्छे लाइक काफी मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं, तो ही डिड सुसाइड यस्टरडे। तो टीवी के ऊपर भी बहुत इसी हिसाब से न्यूज आ रही है, राइट। मैं अभी ना कुछ दिन पहले कोई न्यूज़पेपर के अंदर देख रहा था कि कोई बहुत, मैं सीरियल वगैरह देखता नहीं, तो एक कोई नॉन फेस है, तो वही पर्सन का बेसिकली आ रहा था कि जी उनके पास 2 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे, डायलिसिस के ऊपर हैं। कोई टीवी एक्टर ही हैं, तो किसी मशहूर सीरियल के अंदर आते हैं। तो मेरे को हमेशा ये हैरानी होती है कि यार इतने टीवी के अंदर पहुंची नामी, अच्छी खासी सस्ती हैं, तो इसके बावजूद इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ली होती। सबसे बड़ी हैरानी मेरे को इस टाइप के इंसिडेंट से होती है। कई बार मेरे को याद है कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक काफी मशहूर डायरेक्टर थी, सम आजमी करके, आई डोंट नो, शबाना आजमी से शी वाज लिंक्ड और समथिंग, एंड भूपेन हजारिका के साथ शी वाज लिंक्ड समहाउ। तो दिस लेडी वाज हेल्प्ड बाय सलमान खान। ठीक है कि आप जिंदगी भर एक मशहूर हस्ती रही हो, एक 20-25-30 हज़ार रुपए की ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेके रखते, और बाद में जाके इस टाइप का इशू होता है। अभी ये जो एक्टर हैं जिनका सुसाइड हुआ है, उसके टाइम पे सारी फैमिलीज में घर लोग बैठे यही सोच रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है कि भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा, बढ़िया अच्छी हैंडसम पर्सनैलिटी है, मूवीज के अंदर भी अच्छा करियर बन गया है। तो लोगों के लिए गेस्ट वर्क हो गया कि जी क्या इतना पैसा होने के बावजूद भी स्ट्रेस जिंदगी में आ सकता है। क्योंकि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनका ये टारगेट होता है कि जब पैसे बन गए, या बहुत सारे लोगों को होता है कि जिस दिन घर बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई, तो समझ लो हम सक्सेसफुल भी हो गए, हैप्पीनेस तो गारंटेडली आ ही जाएगी, और स्ट्रेस नाम का तो कोई दूर दूर मतलब हमारा नाता ही नहीं होएगा। तो इस टाइप की जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम लोग वही क्वेश्चन आता है कि जो पैसा है, मतलब हाउ वी यूज मनी, या क्या वाकई पैसे से खुशियां मिलती हैं, या यहाँ पे एक टोटली पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से उनको किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस हुआ। मे बी ही हैड सम रिलेशनशिप इश्यूज, गॉड नोज क्या था। बट नेचुरली इट इज अ बर्निंग टॉपिक कि नेचुरली पैसे और खुशी का एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन बनता नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर बाई चांस किसी भी तरीके का इस टाइप की सिनेरियो हो, तो आप कैसे उसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं आज के सिनेरियो के अंदर। सुमित जी देखिए, जहाँ पे फाइनेंसेस आते हैं ना, वहाँ पे नंबर्स अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस हमेशा मॉनेटरी टर्म्स हैं, तो हमेशा एक काउंट हो सकती है ये चीजें। और जहाँ पे काउंटिंग आती है वहाँ पे कंपैरिजन आते हैं। नॉर्मली जब हम पैसे से सक्सेस को आपस में रिलेट करते हैं और ज्यादा पैसा ही हमारे लिए एक सक्सेस होता है, तो वो ज्यादा की डेफिनेशन बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ज्यादा है क्या। नॉर्मली हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब हमारे बच्चों के नंबर आते हैं, तो नंबर्स में भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि उस तेरे उससे ज्यादा क्यों हैं, उससे कम क्यों हैं, उससे ज्यादा आने चाहिए। फिर साइंस में या कॉमर्स में कभी भी +1 +2 में एंटर करते हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ये कंपटीशन है कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो आगे जाएगा। उसके बाद जब आप जॉब में जाते हो तो वहां भी एक अलग तरह का कंपटीशन चल रहा होता है कि किसकी ज्यादा सैलरी है। तो जब हम सक्सेस को ही इन्हीं पैरामीटर्स पे ही कंपेयर करने बैठ जाते हैं, और सक्सेस हमारे लिए है ही नंबर्स के बेस पे, तो हम उसमें से खुशियां तो निकाल ही नहीं पाएंगे। नंबर्स कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं देते, नंबर्स हमेशा एक स्ट्रेस ही देते हैं। क्योंकि नंबर्स हमेशा किसी ना किसी के कंपैरिजन में हमेशा कम होंगे, आप हमेशा ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप ऊपर वाले को देखते हो कि हाँ उसके मेरे से ज्यादा, और उससे उसके जैसा बनना चाहते हो। नीचे वाले को नहीं देखते हो, नीचे वाला आपको देख रहा होता है। शायद नीचे वाले को अगर आप देख रहे हो तो आपके अंदर एरोगेंस आ जाती है, आपके अंदर ईगो आ जाती है कि नहीं, वो मेरे मतलब का नहीं है, मुझे तो जाना ही ऊपर है, उस तरफ जाना है, उसको वो मेरा बेंचमार्क है। तो जब आपका बेस ही गलत बना हुआ है तो स्ट्रेस आना नॉर्मल है। आजकल की दुनिया में सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हैं? ज्यादा, उससे ज्यादा, राइट, और बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा कोई और सक्सेस का पैरामीटर ही नहीं है। तो क्या बेसिक्स, हम अभी आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो क्या बेसिक्स किसी की समझ में बेसिक्स नहीं आते हैं? सबको पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। किसी को कुछ दिखाना हो, आपको आपको घर लेना है, आप उसको लोन लेते हो, राइट, लोन की रिपेमेंट शुरू कर देते हो।
रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मेरे फाइनेंसिस पे और गोल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि आपने खुद को अभी तक सेटल नहीं किया, होलिस्टिकली फाइनेंसिस को नहीं देखा, तो कल को राइट। आप क्या करोगे जब आपके सारा पैसा, आपका 60% पैसा, 50% पैसा लोन ईएमआई में जा रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ और चीजों को नहीं फुलफिल कर पाओगे अपने। फिर आप जी। अगर अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं, या आप अपने रिश्तेदारों को देखते हो कि बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस। ट्रू। जबकि जबकि आप जो चाहते थे आपको मिल गया, फिर भी आप आसपास देख देख के अपने आप को कंपैरिजन करते हो। जहां कंपैरिजन होगा वहां पे स्ट्रेस होगा ही। ये जी। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, जनरली हम किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं, वहां पे तो कंपैरिजन बहुत बड़ा है। और आजकल तो सोशल मीडिया आपको खुद ही कंपैरिजन पे ले आता है। आजकल मतलब मैं हैरान हूँ, लोगों के कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ये भी एक नंबर्स आपको कंपैरिजन करने पे आता है कि आपकी आपकी सक्सेस पैरामीटर्स में ये चीज भी आ गई कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ट्रू। सही बात आप है, कितने बड़े कंपैरिजन। इन्फ्लुएंसर हो। जी। तो उसमें भी कोई आप पर कमेंट कर देता है, आप जानते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, फिर भी ये भी एक आपके लिए एक पॉइंट ऑफ थॉट बन जाता है कि हाँ उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ये पॉइंट रेज किया, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं हूँ। तो यंग जनरेशन अभी तक अपने आप में मैच्योर नहीं हुई होती, और जब आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, जब आपको फ्रेंड सपोर्ट नहीं मिलता, लोनलीनेस में आप रहते हो, आपके सक्सेस के पैरामीटर्स, फैमिली नहीं है आपके सक्सेस के पैरामीटर, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस तो 1000 रुपए कमाने वाला भी हैप्पी हो सकता है और 1 लाख कमाने वाला भी हैप्पी नहीं होता। ट्रू। तो सारा का सारा सक्सेस और स्ट्रेस का जो रोल है ना, वो कंपैरिजन में फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं इस चीज़ के मामले में, मैं हम लोग को याद है कि बहुत साल पहले की बात है, अराउंड 12-13 साल पहले की बात है। तो वी वेंट टू कहीं पे ना कि कपड़े वगैरह प्रेस कराने के लिए गए, एंड वी वर एक्सट्रीमली, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक प्लेजेंट सरप्राइज। वो पर्सन वहां पे बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, एंड अ वेरी हैप्पी फैमिली। और उनकी एक झुग्गी झोपड़ी टाइप वो बनाई हुई थी। आपको मालूम ही है कि बड़े शहरों में ऑलरेडी छोटे से वो हट बना लेते हैं, और मोहल्ले के जो कपड़े वगैरह उनको प्रेस करने में लगे आते हैं। एंड तो जो एक्चुअल में जो खुशी है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो आप किसी चीज से, चलो बाय करना तो दूर बात है, लेकिन आप किसी की खुशी को आराम से जज कर पाते हैं कि ये जेन्युइन इंसान खुश है, हालांकि इतने एडवर्स सिनेरियो के अंदर ही क्यों नहीं है। तो जैसे अभी एक कोरोना का एक हॉट टॉपिक आजकल ये चलता है कि कोरोना से क्या क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में कितनी बुरी हालत होगी। मैं कई बार यही लेके चलता हूँ कि ये एक तरीके की कसौटी है, या एक तरीके की आपकी लाइफ में सिमुलेशन हो गई है कि आपने जो भी आपकी थिंकिंग थी, जो भी आपका लाइफस्टाइल था, जैसे आपने अपनी हेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये आपको बाई चांस एक 6 महीने का टाइम ऐसा लगा जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस तो ऐसा नहीं आया, क्योंकि ये नेचुरली कुछ महीनों के अंदर तो ये ठीक सिचुएशन हो ही जाएगी। इट इज नॉट अ परमानेंट काइंड ऑफ क्राइसिस। बट आपको एक टेस्टिंग के लिए पैरामीटर मिल गया कि नहीं, जो हम लोग सोचते थे वो सही है या गलत है, वो यहाँ पे इस टाइम के अंदर एक जज कर सकते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सुनने में आ रहा है कि काफी लोगों की जॉब जा रही है। साउथ के अंदर मैंने कुछ लोगों को देखा, छोटे छोटे एक्टर्स हैं, उनको बाकी काम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कोरोना का एक जो इफेक्ट है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, राइट, तो कहीं पर जो जैसे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे साथ डिस्कशन होती है, तो क्या कभी इस टाइप की भी प्लानिंग के अंदर पार्ट आता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर इस टाइप से कोई सिचुएशन हो जाए तो क्या, या बाय डिफॉल्ट ही जो प्लानिंग इस तरीके से हो रही है कि वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को मतलब हम इन चीजों से अपने आप ही बच जाएंगे बेसिकली। जॉब लॉस एंड और आप उसकी बात कर रहे हो? नहीं, किसी भी टाइप का वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, किसी भी तरीके का, प्रैक्टिकली जॉब लॉस इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। सी व्हाट इफ सिनेरियोज को हम स्टार्टिंग में समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पर्सनल लाइफ में क्या क्या सिनेरियोज खड़े हो सकते हैं। बहुत से कॉमन सिनेरियोज तो यस, जॉब लॉस, हेल्थ इश्यूज, ये सारे तो रहते हैं, बट डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ओके। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू रहता है। अगेन इस सिचुएशन के अंदर एक डिप्रेशन हमारे सामने एक चीज निकल के आती है कि डिप्रेशन डेफिनेटली, जहाँ पे स्ट्रेस है और एक्सट्रीम स्ट्रेस आ जाए, वहां पे डिप्रेशन आना बहुत नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पे हम इस चीज को इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ बनी रहे, सो दैट हम वो चीज जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकें, वो किस सिचुएशन में है,
क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ऐसा कौन सा स्ट्रेस आ गया उनकी लाइफ में। मैं चाहता हूं उनकी फैमिली उनके साथ बैठे, उनकी फैमिली उनके साथ बात करे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। जितना फैमिली सपोर्ट ऐसे स्ट्रेस के टाइम पे चाहिए होता है, उससे उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपके स्ट्रेस को दूर करने में घर जाके जो आपको फैमिली के साथ बैठ के जो चाय पीते हो ना, वो सारे स्ट्रेस को दूर कर देती है। तो वो जो टुगेदरनेस है, सक्सेस हमेशा वहां से निकल के आती है। अगर आपका पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर अल्टीमेटली हम कमाते ही उसी चीज के लिए हैं, हर इंसान मैं कमाना शुरू करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, और मैं कंफर्टेबल लाइफ लेना चाहता हूँ, उस हर एक का गोल अल्टीमेटली यही रहता है। बट अगर वो चीज नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पैसा है ना, मनी इज जस्ट लाइक अनदर रिलेशन इन योर लाइफ। पैसा अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पैसे को स्ट्रेस दे रहे हो, तो ही वो वापस आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है। किसी भी रिश्ते को जो आप इज्जत दोगे, आपको इज्जत वैसी ही मिलेगी। उस तरह से अगर हम इस पैसे को समझें कि आप अगर एक्यूमुलेशन स्टेज पे हो, आपने पैसा ग्रो करवाना है, और आपने अगर इसी स्टेज पे पैसे को इतना बर्डन डाल दिया कि वो ग्रो होने के बजाय ईएमआई फॉर्म में आपकी जेब से बाहर जा रहा है, तो आपने उसको स्ट्रेस दे दिया। तो वो अगर वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। आपको सपोर्ट करने के लिए पहले उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसमें स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक जिस तरह से बच्चे को आप संभालते हो, बच्चे को पालते हो, उस तरह से उसको ग्रो कराना पड़ेगा। एक बार वो एडल्ट स्टेज पे आ जाएगा, जब आपके पास अच्छा कॉर्पस होगा, दैट मेक्स अ पॉइंट कि आप उससे कितनी हेल्प लेते हो। क्या आप उसको 50% डाउन पेमेंट करके आप घर ले सकते हो, या पूरा का पूरा घर आप उसी पैसे से परचेज कर सकते हो। जब आप प्रिजर्वेशन स्टेज पे होते हो, उस टाइम पे आप पैसे को रिस्क में डाल देते हो, जबकि आपका पैसा प्रिजर्व होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। उस टाइम पे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके या कोई ऐसा रिस्की कॉल लेके पैसे को रिस्क में डाल देते हो, तो एक धक्का देने वाली बात है कि या तो खाई में गिरेगा और या बचेगा। चाहे वो मैच्योर है, चाहे वो बड़ा हो चुका है, बट स्टिल पैसा उस तरह से ही रिएक्ट करेगा जिस तरह से आप उसको डील करोगे। द मनी बिहेव्स द सेम वे यू ट्रीट इट। सो सेम वे में स्ट्रेस बहुत ही, डिप्रेशन बहुत ही सीरियस कंसर्न है, और इसको अगर आप पैसे को रिश्तों की तरह समझेंगे ना, आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। कि आप किस स्टेज पे हो, बच्चे की तरह ग्रो करवाना चाहते हो, कि पेरेंट्स की तरह चाहते हो कि पेरेंट्स हमारे साथ रहें, हमें प्रोटेक्ट करें। दोस्त की तरह बात करना चाहते हो कि दोस्त आपको टाइम बाय टाइम आपकी हेल्प करे, राइट। उस तरह से हम पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं और ढंग से रख सकते हैं। तो जितना फैमिली के साथ कंपेयर करेंगे, फैमिली की तरह समझेंगे, फैमिली हमें समझेगी, और साथ रहेंगे, तो ये चीजें खोने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सुमित जी, अब जैसे आपने क्वेश्चन रेज कर ही दिया है, अगर ये हम डिप्रेशन पे और स्ट्रेस पे बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इस चीज को बड़ा रिकॉग्नाइज किया, और क्योंकि इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट विच हम आगे नहीं चल सकते। तो एक मेंटल हेल्थ के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से, IRDAI की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीजें कवर होनी चाहिए। तो क्या उन चीजों के अंदर हम कोई डिप्रेशन में आता है तो कोई ट्रीटमेंट ले रहा हो किसी हॉस्पिटल से, किसी क्लिनिक से, क्या वो चीजें भी आपके फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकती हैं, अगर आप उस स्टेज को, उन एक्सपीरियंसेस को ले रहे हो तो? देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि जो पिछले 5-6 साल से काफ़ी मेडिकल प्रोफेशनल हैं जो इस लाइन से जुड़े हुए थे, साइकेट्री या न्यूरो जैसी प्रॉब्लम से, काफ़ी सालों से ये धीरे धीरे लोकसभा राज्यसभा में जाके एक बिल पास हुआ कि इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस अलाउड ही नहीं होती थी। यानी आज किसी को कोई भी न्यूरो, साइकेट्री, किसी तरह का डिसऑर्डर है, कोई एपिलेप्सी के ऊपर है, या कोई पर्सन डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह किसी तरीके की मेडिसिन ले रहा है, तो इंश्योरेंस नॉर्मली उस पर्सन को वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता था कि नहीं, अब आप पॉलिसी ले ही नहीं सकते हैं। तो वो सिचुएशन आज की डेट में भी वैसी की वैसी है। उसके अंदर जो अंडर राइटिंग है, यानी पॉलिसी में जो एंटर करेंगे, उन लोगों को अभी भी पॉलिसी नहीं मिल रही है। लेकिन जो पर्सन बिल्कुल एक हेल्दी है, आज की डेट में हमने एक पॉलिसी ले ली, कल को किसी फाइनेंशियल लॉस की वजह से या किसी रिलेशनशिप की वजह से अगर कोई पर्सन, कई बार क्या होता है, कुछ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, राइट। कई बार किसी को बीमारी किसी को ऐसी लग जाती है, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाता है।
और डिप्रेशन के रिलेटेड जिनको हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, आजकल जो ये एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो गया है। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक हो गए, या किसी भी तरीके की स्ट्रेस के रिलेटेड हम लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कहती है कि ओपीडी कभी भी कवर नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल में दाखिल होने चाहिए, आईपीडी होना चाहिए, और आपकी एडमिशन के बाद तभी आपको क्लेम मिलने की आपकी एलिजिबिलिटी मिलती है। तो पहले किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से अगर पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो वो क्लेम नहीं मिलते थे। अभी आईआईडी ने जो नवंबर दिसंबर में सर्कुलर आया, उसके अंदर सभी कंपनियों को बोल दिया कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को टोटली चेंज कर दीजिए। उसके बाद सभी कंपनियों का 5 to 15% के आसपास प्रीमियम भी बढ़ रहा है, कुछ के बढ़ चुके हैं, करके बढ़ेंगे। लेकिन उसमें ये क्लैरिटी अब ये दे चुकी है आईआईडी कि अगर कोई मेंटल हेल्थ की वजह से डॉक्टर को कॉल लेनी है, कि डॉक्टर कहेगा नहीं आप घर के ऊपर इलाज नहीं करा सकते और आपकी एडमिशन जरूरी है, तो उस केस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करेगी करेगी। ये एक क्लैरिटी आ चुकी है बेसिकली। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट मेंटल हेल्थ की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। लेकिन वो वाला पॉइंट कि उनको जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं, काफी लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कि उन लोगों को अभी भी पॉलिसी मिल नहीं रही है। कुछ एक दो प्रोडक्ट ऐसे आ गए हैं जो को पेमेंट के साथ इन लोगों को पॉलिसी देने लगे हैं, बट जनरली गुड थिंग इज कि मेंटल हेल्थ इशू विल बी टेकन एज अ ट्रीटमेंट और उसको कवरेज मिलनी स्टार्ट होगी। ये एक अच्छी चीज बेसिकली कर दी है। मैं यही इन चीजों को देखता हूँ ना कि आज की डेट में जो सबसे महंगा काम कहाँ पे है, एक तो पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, वहां पे तो एक चीज आज की डेट में इंडिया में तो कॉन्फिडेंस है कि आपको ढंग की पढ़ाई तो मिलेगी नहीं, आप प्रैक्टिकल जाके ही सीखोगे, इसकी गारंटी है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है या हमने जो इलाज कराना है, वो एक ज्यादातर इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। हमें नहीं मालूम एक ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड किस टाइप के हॉस्पिटल में हम एडमिट होंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम होगी, तो एटलीस्ट जो मैं 10-15-20 हज़ार रुपये पॉलिसी के लिए दे रहा हूँ, तो इससे मेरे को एक सहारा मिलेगा। इस वहां पे सेटबैक के केस के अंदर मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम एक एडिशनल मिलता ही मिलता है। ये भी लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट आपको पता है कि सुकून है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि कम से कम नहीं समझ आता, 2-3 लाख रुपए की पॉलिसी तो ले लो। आपके पास थोड़े पैसे अच्छे हैं तो कम से कम 5-10 लाख का कवर लेके चलो। फैमिली के अंदर ऑलरेडी कोई हिस्ट्री है, पॉलिसी तो आपके पास हर टाइम होनी चाहिए। उस चीज का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है बेसिकली। तो आप चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहें, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहें, चाहे हैप्पीनेस कहें, उन सभी को कहीं ना कहीं आपस में जो ये सारी चीजें अपने आप में मिक्सअप हुई हुई हैं, तो हर एक चीज का अपना अपना एक रोल तो है ही है। ये जो हम आजकल क्लासिक केस देख रहे हैं, मैं शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था, एक हमारे नोन है, उन्होंने बहुत मतलब करोड़ों रुपए कमाए, और अभी पीछे को जस्ट इन सेक ऑफ की भी मैं गेट रिच, मतलब जल्दी जल्दी पैसा कमा लेते हैं, उस केस में ही टुक अ रिस्क और सारा पैसा उनका चला गया। एंड मैंने आस्किंग कि चलिए एटलीस्ट आपके पास अपना घर तो है, तो ही साइड कि नहीं मेरा घर भी लोन के ऊपर चल रहा है, यू नो। तो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर तो नेचुरली हैंड होल्डिंग इज रिक्वायर्ड। आपको आधारभूत प्रिंसिपल तो पता होने चाहिए कि जैसे लोगों को मालूम है कि आंखें खोल के आपको पैदल चलना है, तो वैसे ही जो एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहें, चाहे स्ट्रेस कहें, चाहे आपको किसी भी चीज को हैंडल करना है, आपको काउंसलिंग तो चाहिए ही चाहिए। बिना काउंसलिंग के सारा कुछ खुद करेंगे फिर तो तुक्का है, लग गया ही, नहीं तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती बढ़ती है। इससे ना मुझे एक एग्जांपल ध्यान में आया। हमारे गांव में, आई बिलोंग टू मोगा पंजाब में, वहां पे हमारा इधर फैंस का डिस्ट्रीब्यूटर था, ओरिएंट फैंस के डिस्ट्रीब्यूटर थे हम लोग। और मैं जब शॉप पे बैठा करता था, तो जब कभी लोग पंखा लेने आते थे तो मैं पापा को बोलते देखता था, उनको बात करते हुए सुनता था। तो बहुत बार लोग ये बोलते थे कि जितना बड़ा पंखा हो उतना अच्छा होगा, उतना कमरे में हवा ज्यादा होगी। और जिसका आंसर पापा दिया करते थे कि पंखे में हवा थोड़ी होती है, पंखा तो आसपास हवा लेके आपको फेंकेगा, ऊपर से हवा नीचे फेंकेगा। पंखे का ये रोल है, राइट। अब आपने छोटे कमरे में बड़ा पंखा लगा दिया तो हवा नहीं आएगी, बड़े कमरे में छोटा पंखा लगा दिया तो आपको हवा नहीं मिलेगी। तो सेम वे में उस तरह से एग्जाम्पल को रिलेट करता हूँ कि पैसा जो है वो किस तरह से आप यूटिलाइज करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस देगा कि स्ट्रेस देगा कि हैप्पीनेस देगा। पैसे के अंदर तो कुछ भी पावर्स नहीं है, तो आपने उसको
खुद ही अब्यूज किया हुआ है कि आपने उसको पावर दी है आपकी बैलेंस लाने के लिए, आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। आपके फ्रेंड की एग्जांपल वाली बात है कि अगर आपके पास सैलरी अच्छी आ रही है, दैट डजंट मीन कि आप ज्यादा रिच, जल्दी रिच बनने के चक्कर में उस पैसे को अब्यूज करना शुरू कर दो, राइट। तो एक स्टेज ऐसी आएगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल द व्हाट इफ्स, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपके जी का जंजाल बन चुका होगा, वो आपने आपका पैसे ने आपको स्ट्रेस देना शुरू कर दिया सक्सेस की जगह। और जबकि शायद सामने वाला आपका तो दोस्त है, आपने बात कर ली, शायद कोई सामने वाला बंदा उसको देख रहा हो और वो समझे वाह इसने अच्छी खासी नौकरी ली और अच्छा खासा घर बना लिया, मुझे भी इसके जैसा बनना है। तो फिर से एक कंपैरिजन गेम शुरू होगी, इसके जैसा क्यों बनना है। भाई अपने अंदर देखो ना, आपको क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। नहीं देखिए, हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर अगर हम कहें कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि जो लोग छोटे शहरों में या छोटे कस्बों के अंदर पैदा हो गए, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो मंदिर जाते थे, वहां पे लिखा होता था बड़ा क्लियरली, एंड इट हैज अ वेरी बिग रेलेवेंस कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलता है। ठीक है। तो अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली आप या तो बिलीव कर लो, तो बिलीव कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा है। आपको किसी चीज की हरी नहीं है। तो वहीं पे जैसे एक चाणक्य सीरियल अभी पीछे को दोबारा से आया था, तो उसके अंदर बड़ी अच्छी थी कि चाणक्य ने कहीं पे अटैक किया, तो वो कहीं से गुजर रहे थे, तो वहां पे कोई लेडी अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी। तो वो कह रही थी कि मेरे को आराम से खाना खा, मतलब खिचड़ी को आराम से खा, तो चाणक्य जैसा बेवकूफ है। एंड ही वॉज एस्टोनिश कि भी मैं तो इतना बड़ा प्रकांड पंडित हूँ और मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। तो उसकी माँ ने पूछा हुआ क्या। कहते हैं जब भी खिचड़ी खानी है तो क्योंकि आपका सरफेस एरिया आपने थाली के ऊपर लगा लिया है, तो आप उसको बार बार से खाना है, क्योंकि वो एरिया एक्सपोज्ड है हवा से, और वहां पे आप ठंडी हो चुकी है खिचड़ी, आप उसको धीरे धीरे खाओ तो आपका मुंह नहीं जलेगा। तो चाहे आप वही चीजें हैं, तो ही रियलाइज दिस थिंग कि भी मेरे को भी धीरे धीरे बाहर बाहर के जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनको यूनिटी में लेके आना है। धीरे धीरे करके हम मगध के ऊपर अटैक करेंगे, है ना। तो जो आजकल ऐसा है कि जो मैनेजमेंट गुरुज हो गए हैं, या हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे कोई सेलिब्रिटी हैं, कि इन्हें कोई बहुत ज्यादा अकल है, इनके जो ये स्लैंग्स हैं, या हमें लगता है कि बिल गेट्स हो गए या स्टीव जॉब्स हो गए, यही रॉकेट साइंस है, इन्हीं को ज्यादा नॉलेज है। उनसे ज्यादा नॉलेज तो हम अपने घर में अपनी पेरेंट्स से सीख सकते हैं। हमारा अगर हम अपने जो अगर हम वी स्टे क्लोज टू अवर रिलीजन, जहाँ हम पैदा हुए हैं, चाहे कोई हिंदू है मुस्लिम है, वहीं पे इतनी बेहतरीन चीजें सिखाई जा रही हैं। और अगर मैं एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये मानता हूँ कि लोगों को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लें, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, लोगों ने भगवान नाम की चीज को भूल गए हैं कि भाई नहीं मैं ही मैं हूँ। और ना आप धर्म को मान रहे हैं, ना अपने किसी रिश्ते को मान रहे हैं, तो आपने खुद ही चीजें सारी खुद ही करनी है, तो कभी ना कभी तो आप गड़बड़ करोगी करोगी, राइट। तो फंडामेंटली ही हम इधर उधर से बड़े आराम से खुद भी सीख सकते हैं। बट यह कि आजकल का जमाना सर एडवर्टीजमेंट का है, इतनी सारी चीजें टीवी के ऊपर आ रही हैं, हम लोग नेट के ऊपर इतना टाइम लगा रहे हैं, तो अपनी जो अकल है उसको इस्तेमाल करना बंद कर दी है। दूसरों की जो बातें हैं वो ज्यादा अच्छी लगने लगी हैं, है ना। कि अगर भाग्य में ही आपके जो लिखा है वो मिलना है, तो आप अपना काम करते रहो, लाइफ को एंजॉय करो। प्रेजेंट को लोग एंजॉय नहीं कर रहे, और जो दूसरे के पास है वही, जैसे आप कहते हैं, कंपैरिजन में पड़े हुए हैं, वहीं पे रह के वो अपने पैसा होने के बावजूद भी उसकी खुशी को एंजॉय नहीं कर रहे, उसको भी डिप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही तो बात। एक, तो जब हम एक वही फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट आ गया, लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट हो गया, आपने एक डिसेबिलिटी का पार्ट कहा था। डिसेबिलिटी को कैसे हम लाइक कहाँ पर इसको लेके आते हैं इसके अंदर ये। देखिए डिसेबिलिटी दो तरह से आती है। पहले तो आप जिस तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हो, उस तरह से ही पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को परचेज करना जरूरी है डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी एक फाउंडेशन का पार्ट है, क्योंकि भगवान ना करे अगर डेथ नहीं होती है एक्सीडेंट से और डिसेबल हो जाते हो, तो आप अपने डिपेंडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा। अच्छी खासी लाइफ आपकी खत्म हो सकती है। बाकी पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ सीखो, उससे कुछ करो, एग्जांपल सक्सेस स्टोरीज आपके सामने होंगी, बट द पॉइंट इज कि वो डिप्रेसिंग सिचुएशन आ सकती है। तो उसको फाइनेंशियली संभालने के लिए एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वे में डिसेबिलिटी को समझ के इस तरह से मैनेज किया जाता है कि बैंक अकाउंट्स को आप सिंगल मत रखो, जॉइंट रखो अपनी वाइफ के साथ, ताकि इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो पेपर्स साइन करने में, अकाउंट मेंटेन करने में, यूसेज करने में दिक्कत ना हो।
राइट। तो बैंक अकाउंट्स हो गए, डीमैट अकाउंट्स हो गए, बहुत सारे जितने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं सबको आप जॉइंट रख सकते हो। आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हो कि किसी पर्सन को अथॉरिटी दे दी आपने कि ये स्पेशलाइज्ड काम के लिए या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए, तो ताकि वो यूटिलाइज कर सके चीजों को। करेक्ट। डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप विल लिखवाते हो या ट्रस्ट बनवाते हो। तो चीजें जितना आप सोचते जाओगे, जितने व्हाट इफ सिनेरियोस निकलते जाएंगे, जितना पर्सन का फैमिली प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स होगा, जितने पर्सन में फैमिली में ट्रस्ट कम होगा या ट्रस्ट ज्यादा होगा, इसलिए सिचुएशन को देख देख के ही चीजों को आप सामने रख सकते हो, ऑप्शंस लेके आ सकते हो। हर ऑप्शन हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। जो एक सोशल मीडिया या टीवी के आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको एक गलत तरह का इंप्रेशन देते हैं, ओके ये XYZ चीज मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सिनेरियो भी वैसा ही है। 2 मिनट राइट। के क्वेश्चन में आप किस तरह से सिनेरियो जज कर सकते हो किसी का? दो इम्पॉसिबल। मिनट के वो 800 वर्ड्स के अखबार के आर्टिकल में आप किस तरह से जज कर सकते हो चीजों को? तो राइट। वन नीड्स टू बी डायग्नोज्ड फर्स्ट, और डिटेल डायग्नोसिस में भी टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, मुझे खुद 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं क्लाइंट का बिहेवियर समझने में। आप एग्जैक्ट। एक दो बार तो इन्वेस्टमेंट्स तो एडवाइस कर दी, पर इन्वेस्टमेंट्स के बाद सिचुएशंस क्या क्या होंगी, उसके लाइफ में क्या चेंजेस आती हैं, मार्केट में क्या चेंजेस आती हैं, और कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर उसके किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। आज फैमिली में अच्छा माहौल है, कल को कैसा माहौल होगा। आज फैमिली में बुरा माहौल है, कल को अच्छा भी हो सकता है। बच्चे राइट। छोटे हैं, बच्चे बड़े होंगे। आज वो स्कूल में जाते हैं, कल वो स्कूल में जाएंगे। सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, आपको अलग अलग तरह से चीजों को हैंडल करना है। तो इंसान सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, आजकल टाइम भी इन्वेस्ट करता है, हेल्थ भी इन्वेस्ट करता है, लाइफ एनर्जी भी इन्वेस्ट करता है। सो इट्स अप टू द पर्सन, वो किसको इन चारों फैक्टर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहता है। अगर वो पैसे से ही पैसा रिटर्न बनाना चाहता है तो पैरेलली उसका टाइम कंज्यूम होता जा रहा है और उसके पास टाइम कम होता जा रहा है। ट्रू। तो क्यों नहीं ट्रू। हम टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि हम टाइम से टाइम बना सकें। क्या कोई ऐसा हम्म। तरीका है कि टाइम से अपने लिए टाइम निकाल सकें और उस टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज करें जो हमें हैप्पीनेस दे? ग्रेट। पैसे का पैसा तो हमने समझ लिया कि शायद हैप्पीनेस देगा, शायद स्ट्रेस देगा। शायद आपका टाइम आपको सक्सेस की फीलिंग दे सके, आप उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए टाइम को यूज कर सको। नाइस। वेरी नाइस। नहीं, मैं ये एक ना जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस में कई लोगों से बात करता हूँ, तो कई लोगों में हम बात करते हैं उनके पेरेंट्स की। काफी केसेस मैंने ऐसे देखे हैं इंडिया के अंदर कि सिंगल पेरेंट ही हैं, कि जैसे किसी के पिताजी गुजर गए तो मदर अकेले हैं। और मेरे को यही पे जैसे आज ये एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, तो मेरे को इतना ज़्यादा ये मतलब लोगों की बात नहीं समझ आती कि मैक्सिमम ऐसे जब कोई विडो होती हैं, जब कोई पर्सन के लाइफ पार्टनर नहीं रहे हैं किसी लेडी के, तो उस टाइम पे नेचुरली इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इमोशनल लॉस। तो उनका डिप्रेशन के अंदर जाना बिल्कुल एक उन्होंने जाना ही जाना, इट इज़ वेरी मच नेचुरल। इतने मतलब सालों की आपकी मोहब्बत होती है, एक दूसरे की कंपेनियनशिप होती है, तो लाइफ पार्टनर ना रहे। और इस केस के अंदर मैं बड़े बड़े शहरों में ये देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जब इस टाइप के सिनेरियो में निकल रहे होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि क्या आजकल वो अपने बेस से हैं, कोई छोटे शहरों से निकल के कोई बेंगलोर में आ गई फैमिली, दिल्ली में आ गई, फादर नहीं रहे, तो दे रियली डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू हैंडल द लाइक ऐसे मदर को हम कैसे सपोर्ट करने होती है, यू नो, कहीं पे, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे न्यूट्रल फैमिलीज की एक सिचुएशन हो गई है कि पिताजी रहे नहीं, और यहाँ पे उनको मदर का पहले मदर का किस टाइप का रोल था फैमिली के अंदर, क्योंकि हस्बैंड थे, और अब टोटली शी इज डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, यू नो। तो एक कहीं ना कहीं इस टाइप के भी प्लानिंग के अंदर आता है कि भाई कोई ना कोई भगवान ना करे ऐसा सिनेरियो हो जाए, तो खैर ये तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ में से कभी ना कभी एक पर्सन तो जाएंगी, तो पीछे से उनके जो दूसरे पार्टनर रह गए हैं उनके लिए भी प्लानिंग करनी होती है। देखिए, प्लानिंग तो डेफिनेटली करनी होती है। अब जो अगेन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, फैमिली को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, तो हम वो अगर इन्वॉल्व करके चलते हैं तो प्लानिंग ऑटोमेटिकली पैरेलली चल रही है। और ओके। अगर आप, क्योंकि आपने जब इंश्योरेंस ली है तो आपने लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए परचेज नहीं करते हो, अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए परचेज करते हो। तो तो इसलिए मैंने वो टाइम और पैसे वाली बात की आपके साथ कि अगर आप अपना टाइम इन चीजों में लगाएं कि बच्चों की परवरिश कैसी होगी, बच्चों में फैमिली वैल्यूज कैसे डाली जाए, तो शायद वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के बाहर निकलेंगे। शायद ऐसी सिचुएशन में मदर को राइट। सपोर्ट मिलेगी, फैमिली में सब टुगेदरनेस रहेगी। बट अगर हम सिर्फ इसको पैसे में सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। अगर बड़ा स्कूल दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, बड़ा कॉलेज दे दो, उससे पैसे तो खर्च हो जाएंगे, मे बी आप उसको
उस तरह की चमक चौंध दिखा सको और चीजों को सोसाइटी में अपना नाम बना सको कि आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अगेन कंपैरिजन वाली बात आती है, सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम सबसे तो बनी है। अगर आप मुझे देख के और हम दोनों साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर मैं आपसे कम्पीट करता रहूंगा तो फिर कोई स्कूल छोटा या बड़ा, मतलब छोटा ही रहेगा हमेशा। आप मुझसे बड़े स्कूल में जाओगे, मैं फिर उससे बड़े में जाऊंगा, फिर उससे बड़े में जाऊंगा। तो फैमिली साथ में रहेगी वहां पे। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चल रहा होता है, फैमिली भी समझती है, फैमिली करना भी चाहती है, वो एक दूसरे की बेनिफिट के लिए बात करेंगे। बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ हम खर्चा कम करते हैं, हम डिमांड्स कम रखेंगे। वाइफ बोलेंगी मैं खर्चा कम करती हूँ। हस्बैंड बोलेगा मैं सेव करता हूँ, मैं भी खर्चा कम करूंगा। सबके कॉमन गोल होंगे, कॉमन लाइफ होगी, कॉमन एंजॉयमेंट होगी। तो वो जो टुगेदरनेस है वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे की वर्थ को मल्टीप्लाई कर देगी। कम ज्यादा वहां पे मैटर करेगा ही नहीं। कम ज्यादा तो वहां मैटर करता है जब आपकी डिजायर्स किसी और के साथ कंपेयर कर करके आप बढ़ाते जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो देर से जिन्होंने जो काम करना है वो कर देगा, और पैसे को जिस तरह से ट्रीट करोगे पैसा आपको वैसे ट्रीट करेगा। नटशेल ऑफ द होल डिस्कशन इज दिस। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं बिल्कुल ही मेरे को ऐसी के बिल्कुल ऑपोजिट दो एग्जांपल याद आए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, ही इज वर्किंग इन अ वेरी गुड पोजीशन इन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा। तो 5-7 साल पहले की बात है, उनको ना शाम को 8-9 बजे मेरे को कॉल आने लग गया। तो आई टोल्ड हिम, मैं कहा यार मैं इस टाइम पे खाना खा रहा हूँ, व्हाई डू यू कॉल इट दिस टाइम? कहता है मेरी फैक्ट्री से ना मेरा घर एक मतलब काफी डिस्टेंस के ऊपर है, तो नोएडा से वापस आते हुए तो 1 घंटा लग जाए। तो मैंने सोचा मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ, चलो फ्रेंड्स को फोन कर लूँ। मैं कहा यार हम फैमिली के साथ बैठे हैं इस टाइम पे, डोंट कॉल अप एट दिस टाइम। तो इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ही अंडरस्टूड। तो उनका ऐसे टाइम होता था, सुबह 6 बजे उठते थे, 7 बजे चले जाते थे, 8 बजे फैक्ट्री पहुंचते थे, और 8 से 8 काम कर रहे हैं। तो कई कई साल तो उन्होंने अपने बच्चों को देखा ही नहीं है कि भी घर आ रहे हैं तो बच्चे 9 बजे, तो बहुत छोटे थे बच्चे तो सो जाते थे। एंड ही गेव मी दिस, मैं कह यार बच्चों को टाइम दिया करो तुम। वो कहते हैं नहीं आजकल का टाइम ही ऐसा है, इन बच्चों ने हमें पूछना नहीं है। मैं क्या, आपके मदर को पैरालिसिस हुआ हुआ है, आप अपने मदर को देख रहे हो आज की कि नहीं? मैं कहा आप उनकी बिल्कुल केयर कर रहे हो उनकी। तो क्योंकि उन्होंने आपको टाइम दिया था आपने आज उनकी इज्जत कर रहे हो, उनको ओल्ड एज में ध्यान रख रहे हो। शी हैज पैरालाइज, फिर भी आप और वाइफ मिलकर उनका ध्यान रख रहे हो। तो आज तुम अपने बच्चों को टाइम नहीं दोगे और आप कह रहे हो कि आने वाले टाइम में ये आपको ध्यान नहीं देंगे, तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो कि नेचुरली आपने जो जैसा बीज रहे हो वैसे ही काटोगे। एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि आज की डेट में जो लोगों की परसेप्शंस हैं या जो उनकी सोच बन गई है वो टोटली रॉन्ग उन्होंने ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं, या रॉन्ग परसेप्शन ऐसी बना ली है, उनको लगता है कि नहीं यही ठीक है और इसी ट्रैक पे अगर हम लोग चलते हैं तो सारा कुछ ठीक रहेगा। बट ये एक सच्चाई की बात है कि जी जो वक्त होता है वही डिसाइड करेगा कि किसकी सोच गलत थी किसकी सच थी। बाकी कॉमन सेंस तो कहती है कि अगर आप किसी भी आपने रास्ते पे चलना है, चाहे आपने भगवान का नाम लेना है, चाहे कोई फाइनेंशियल फील्ड के अंदर जाना है, चाहे आपने पढ़ाई करनी है, तो बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल कि सारा कुछ आप खुद ही कर लो। तो चलिए जी, इस नोट के ऊपर कि लोग अपनी फैमिली के अंदर अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, या अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेके अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ साथ अपने आसपास के माहौल के साथ से चलेंगे। आप जितना नीचे रह के चलोगे उतना आप प्रसन्न रहोगे, ऊपर देखने का तो कंपैरिजन खत्म ही नहीं होगा। चलिए जी, आज आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। विल गेट इन टच अगेन। चलिए, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच, थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू। चलिए, गुड डे।